गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। अब जब एक टाइम था जब पैसा नहीं हुआ करता था तब बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज किया जाता था बिना पैसे का इस्तेमाल किए। बार्टर सिस्टम वर्ड आपने पहले कभी सुन रखा होगा, बचपन में हमारी छोटे बुक्स में बार्टर सिस्टम हमें बताया गया है थोड़ा सा। इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे आगे। अब जब बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था ना तो उसमें एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम का नाम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट प्रॉब्लम क्या थी वो आपको इस गंदी सी ड्राइंग से पता चल जाएगा। आई नो मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट या आई ट्राइड माई बेस्ट। एक पर्सन है जिसको क्या चाहिए, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन को जो चाहिए वही उसको एग्जैक्टली दूसरे पर्सन को भी खरीदना हो, तभी बार्टर सिस्टम जो है प्रैक्टिस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये लड़की है, इसका नाम चिंकी रख देते हैं। चिंकी को क्या चाहिए, जूते चाहिए। नहीं, इसके पास जूते हैं। ये बोल रही है आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट। इसको बोलती है कि मैं तुम्हारे गेहूं के लिए तुम्हें जूते दूंगी। और ये कहता है कि मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। इसको क्या चाहिए, इसको कपड़ा चाहिए। ये कहता है कि मेरे पास जूते नहीं है बट आई वॉन्ट शूज़, सॉरी इसको जूते चाहिए लेकिन इसके पास वीट नहीं है। तो यहाँ पे सबकी डिमांड अलग अलग है, सबको चीज़ अलग चाहिए और चीज़ सबके पास अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यही प्रॉब्लम आती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में। अब जब पैसा आया तो व्हाट इज़ मनी। मनी कुछ नहीं है, इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कागज़ का एक टुकड़ा है जो कि एक इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, जो कि एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब जब पैसा आया तो उसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया, यही हमारा क्वेश्चन है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट प्रॉब्लम जो थी वो पैसे के आने की वजह से सॉल्व हुई है ना। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है गुड्स एंड सर्विसेज में। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के मॉडर्न रूप। तो सबसे पहले जब बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन, जब कॉइन आने से पहले A variety of objects was used as money. डिफरेंट तरह की चीज़ों को पैसे की तरह यूज़ किया जाता था। अर्ली एज में गेहूं को, कैटल को पैसे की तरह यूज़ किया जाता था। उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन आने लगे। मॉडर्न टाइम में करेंसी, मॉडर्न टाइम में क्या होता है, करेंसी होती है, पेपर नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और चेक। इसको सब हम अलग अलग पढ़ेंगे, ओके। चलिए देखते हैं करेंसी क्या होता है। करेंसी पेपर का नोट है और कॉइन। पेपर नोट्स और कॉइन्स किसके अंदर आ गए, करेंसी के अंदर। डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट इन अ बैंक दैट कैन विड्रॉ और डिमांड इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट कुछ रकम जो हम बैंक के अंदर रखवा देते हैं और उसको कभी भी निकाल सकते हैं जब हमारी मन करेगा, ठीक है, उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। चेक एक पेपर होता है जो कि बैंक के अंदर इंस्ट्रक्ट कराया जाता है और उससे हम कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट पे कर सकते हैं किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को, और जिसके भी नाम वो चेक इशू होगा। चेक आप सब जानते हैं, ये सब इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्यों पैसे को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट किया जाता है। कोई ऐसा भी तो कह सकता है कि नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग। है तो कागज़ का ही टुकड़ा, कोई कह दे मैं नहीं लूँगा, ये तो कागज़ का टुकड़ा है, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा, इसे करूँगी। तो देखिए यहाँ पे इट इज़ क्योंकि इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इट इज़ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। इट इज़ इशूड बाय रिजर्व बैंक। इशू कौन करता है, इसको रिजर्व बैंक करता है। और इंडिया में कोई भी पैसे रुपीज़ की पेमेंट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई दुकानदार आपसे बोले नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट, की कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट के की कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर होते हैं तीन प्राणी जी, इसके अंदर होते हैं तीन प्राणी। एक होता है डिपॉजिटर जो पैसे जमा कराता है, एक होता है बोरोअर जो कि उधार लेता है, एक होता है लेंडर जो कि उधार देता है, ठीक है। लेंडर हो जाते हैं हमारे बैंक वाले भैया, डिपॉजिटर हो जाते हो तुम लोग जो बैंक में लोन दे दिए, बोरोअर हो गया कोई थर्ड पर्सन जो कि उधार लेने आया बैंक में, लोन लेने आया। अब क्रेडिट क्या है, It refers to an agreement in which a lender supplied money to borrowers in return for the promise of future payment. क्रेडिट क्या है, एक ऐसा अग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसमें लेंडर जो है पैसा देता है बोरोअर को,
लेंडर पैसा देता है बोरोअर को इस प्रॉमिस पे कि ये फ्यूचर में इन फ्यूचर इसको ये पेमेंट वापस कर देगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ व्हाट बैंक डू विद द डिपॉजिट। अब बैंक ये जो डिपॉजिट हो रहे हैं, जो हमने पैसे इसको दिए, बैंक उसके साथ क्या करती है? तो बैंक उसका थोड़ा सा पोर्शन खुद रख लेती है एज अ कैश फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए। इंडिया का बैंक 15% डिपॉजिट एज अ कैश अपने लिए क्या करता है, होल्ड करके रखता है। बैंक मेजॉरिटी ऑफ द डिपॉजिट जो है लोन में ग्रांट कर देती है, लोगों को लोन दे देती है उसका। और बैंक जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है लोन के ऊपर, ताकि जब वो उससे ही वही मेन सोर्स होता है बैंक की इनकम का, और सब कुछ पोर्शन जो है प्रॉफिट का वो डिपॉजिटर को दे देती है एज अ डिपॉजिट इंटरेस्ट। ठीक है, दो तरह की क्रेडिट सिचुएशन होती है, एक होती है पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट, एक होती है नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट। तो इसको आप समझ लीजिएगा, मैं आपको बस एक वर्ड में बता दूं, अगर आप लोन अपना वापस कर देते हैं, ठीक है, लोन अपना चुका देते हैं, तो पॉजिटिव रोल ऑफ क्रेडिट हो गया। अगर लोन नहीं चुका पाते तो नेगेटिव रोल ऑफ क्रेडिट हो गया। यहाँ पे दो सिचुएशन दी हुई है, एक सलीम की और एक सपना की। इसको आप रीड कर लीजिएगा, नोट्स में अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पे एक टर्म आता है डेब्ट ट्रैप। ठीक है, डेब्ट ट्रैप क्या होता है? तो डेब्ट ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम कोई लोन ले लिए हैं और अब ये इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चढ़ गया और अब हम उस लोन को नहीं चुका पाएंगे। इट्स कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। और इससे निकलना यानी लोन के जाल में फंस जाना, कर्ज के जाल में फंस जाना और उससे से ना निकल पाना। ठीक है, इट्स कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के टर्म्स, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ रीपेमेंट, कोलैटरल। कोलैटरल क्या होता है? इन सारी चीज़ों का मिला करके यानी टुगेदर कॉल्ड टर्म ऑफ क्रेडिट, इसके अंदर कोलैटरल आ जाता है। ठीक है, कोलैटरल मतलब मोड ऑफ रीपेमेंट। अब देखिए आगे बात करते हैं कोलैटरल क्या होता है। कोलैटरल के बारे में अगर हम इन डिटेल पढ़े तो कोलैटरल क्या है? कोलैटरल एक एसेट होता है जो कि बोरोअर रखवाता है। गिरवी, गिरवी जानते हैं आप, कुछ हम गिरवी रखवा देते हैं ना कि अगर हम लोन नहीं चुका पाएंगे तो ये आप बेच दीजिएगा। इसको एज अ गारंटी यूज़ किया जाता है टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपे। एक लेंडर को जब तक वो लोन रीपे नहीं हो जाता। ठीक है, अगर बोरोअर जो है उस लोन को नहीं चुका पाता है, ठीक है, फेल टू रीपे द लोन, देन लेंडर हैज़ टू राइट, उस लेंडर के पास है जिसने उधार दिया उसके पास ये हक होता है कि वो उसके उस एसेट को, उस सामान को बेच दे और अपना जो पेमेंट उसने उसको दिया है उसको निकाल ले। द कोलैटरल एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर द लेंडर। और कोलैटरल उसको एज अ प्रोटेक्शन एक्ट करता है लेंडर के लिए। ठीक है, मतलब लेंडर के लिए एज अ प्रोटेक्शन होता है कि भाई अगर ये भाग भी जाएगा ये बंदा तो मेरे पास इसका कोलैटरल तो रहेगा, मैं उसको बेच के जो अपने पैसे निकाल लूँगा। ठीक है, कोलैटरल हमेशा जितना हमने लोन लिया है उसका जस्ट डबल अमाउंट रखवाया जाता है। अब कोई बच्चे होंगे वो पूछे कि मैम जब डबल अमाउंट होता है तो वो लोन ही क्यों ले रहा है? उसके पास जब ऑलरेडी इतना पैसा है तो वो लोन क्यों ले रहा है? अब आपको बिजनेस में पैसा लगाना है तो क्या अपनी प्रॉपर्टी बेच के लगाओगे? लोन ले लोगे। बिजनेस जब आपको और आपको पता भी नहीं है कि बिजनेस में आपको लॉस होगा प्रॉफिट होगा और आप अपनी प्रॉपर्टी भी बेच दोगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोन लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचते। ठीक है, मान लो आपने लोन लिया 5000 का। ठीक है, वैसे इतने कम का लोन नहीं लेते, खैर 5000 का आपने लोन लिया और आपका कोलैटरल कितने का है? 10,000 का। 10,000 का आपका कोलैटरल है। अब मान लीजिए आप लोन नहीं चुका पाते हैं। ठीक है, लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक जो है, जो लेंडर है, आपके कोलैटरल को कितने में बेच देगा? मान लो उसने बेचा इसको 7,000 का। ठीक है, 7,000 का उसने इसको बेच दिया। अब 7,000, लेकिन लोन तो आपने 5,000 का ही लिया था। मान लो इंटरेस्ट लगा करके आपका लोन हो जाता है 6,000 का। नोटिस वोटिस देने के बाद वो बेचते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बेच देते हैं। तो अभी स्टिल बेचा कितने का उसने? 7,000 का। लोन कितने का था उसका? 6,000 का। तो 6,000 बैंक अपने पास रख लेगी और 1,000 आपको वो रिटर्न कर देगी। ठीक है, 1,000 वो आपको रिटर्न कर देगी। क्लियर है? चलिए
आगे बढ़ते हैं। सेक्टर ऑफ क्रेडिट, दो सेक्टर होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट वो होता है जिसको आरबीआई सुपरवाइज करती है। इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, लो होता है, कोलैटरल रिक्वायर्ड होता है, इसके अंदर दूसरे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए होते हैं। 90% फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है वो अमीर लोग लेते हैं, यहाँ पे अमीर लोग जाते हैं, उनके पास कोलैटरल होता है, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं। बैंक और कॉर्पोरेटिव जिसके अंदर आ जाएंगे फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के अंदर। फिर आता है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट, इसके अंदर कोई इसको सुपरवाइज नहीं करता, इसका इंटरेस्ट रेट भी फिक्स नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोलैटरल की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। 85% इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है वो पुअर लोग, 85% पुअर लोग, गरीब लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से ही लोन लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाता है मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, रिलेटिव एंड फ्रेंड वगैरह, इन्हीं से आप लोन लोगे ना। और किससे लोगे? इसके अंदर दो आपको वो भी चाहिए होते हैं, क्या कहते हैं उसे, अरे वो जो होता है देखने वाले, अरे मतलब आपका इसमें वो चाहिए होता है, एक दो लोग भी चाहिए होते हैं जो कि आपकी गवाही देंगे, गवाह, हाँ गवाह चाहिए होते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में जो है आपको चाहिए होते हैं, इसमें आपको कोई गवाह नहीं चाहिए होता है, ठीक है, हो जाता है यार कभी कभी, ठीक है। अब आगे आते हैं, वाई पुअर हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं वो क्यों इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड होते हैं? क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं होता है, उनके पास कोई कोलैटरल वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो लोग जाके इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से लोन ले लेते हैं। बैंक जो है, बैंक बहुत कम होते हैं रूरल एरिया में, अर्बन एरियाज़ में बैंक देखने के लिए मिलते हैं, गांव में कहाँ बैंक देखने को मिलता है ना, तो उनके पास बैंक वगैरह भी नहीं होता है, इसलिए उनको इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट से लोन लेना पड़ता है। फिर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप औरतें चलाती हैं रूरल एरिया में, 15 से 20 मेंबर का होता है, मेंस भी होते हैं इसके अंदर, यहाँ पे वुमेन मैंने गलत लिख दिया, इसके अंदर मेंस भी इंक्लूडेड होते हैं, वुमेन का भी होता है, मेंस का भी होता है, सब लोग होते हैं। 15 से 20 मेंबर का ग्रुप होता है, ये लोग मिल करके 25 से 100 रुपये हर महीना बचाते हैं, और ये मेंबर जो है छोटे छोटे लोन लेते हैं, ग्रुप्स होता है इनके अंदर, अगर किसी भी ग्रुप मेंबर को लोन की ज़रूरत होती है वो अपने यहाँ से आके लोन ले जाता है, और 1 या 2 साल के बाद ये ग्रुप होता है फिर ये जो है लोन वोन देता है, और इसका इंटरेस्ट भी काफ़ी कम होता है। द एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या एडवांटेज होता है? तो ये एडवांटेज होता है कि ये जो है अपना ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन्होंने क्रिएट कर लिया, और वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है, इंटरेस्ट रेट भी इसका काफ़ी रीज़नेबल होता है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं एक्ट ऑन वेरियस सोशल इशूज़। यहाँ पे सोशल इशूज़ के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, और हेल्थ, न्यूट्रिशन और डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में भी डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एंड या अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करिएगा, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। नोट्स मैं इसके अपलोड कर दूंगी, नोट्स प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, और हाँ लेक्चर भी देख लीजिएगा, वन शॉट था। आई होप पसंद आया, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।